गया, जब रह नहीं सका तो बहाने से आ गया। गलत इशार पढ़ना भी ना गुनाह होता है, गुनाह। अरे अब सही तो पढ़ा। अरे तुमने पढ़ा यूं नहीं कि तेरे बुलाने से आ गया, तो जनाब यहाँ तेरे की जगह मेरे आता है। यूं नहीं कि मेरे बुलाने से आ गया, जब रह नहीं सका तो बहाने से आ गया। जनाबे वाला, इस शेर में तेरे और मेरे का फर्क है या नहीं? मगर इस दुनिया में सारा फर्क तेरे और मेरे का ही है। कोई एक चीज जब दो या दो से ज्यादा लोगों को चाहिए होती है या पसंद आ जाती है, तो एक कहता है ये मेरी है और दूसरा कहता है ये मेरी। और यही बातें कत्ल, फसाद और जंगों की वजूहात बनती रही। And in these wars, there is a lot to gain for very few people, and a lot to lose for so many people. I mean, what's happening in Syria, Afghanistan, Iraq, Palestine, Burma, African countries, and so many others. देखिए, मैं चाहता नहीं कि इसमें मजहब की दीवार खींचूं, लेकिन मेरे चाहने ना चाहने से हकीकत थोड़ी ना बदल जाए, क्योंकि हर चीज रोजे रोशन की तरह यहाँ है। आप में से बहुत से लोग मस्ट बी थिंकिंग कि मैं क्या पागल हो गया हूं जो शेरो शायरी से एकदम जंगो जिदाल की बातों पर आ गया हूं। असल में मैं चाहता हूं कि आप मुझे समझने में थोड़ी तवज्जो करें। So that जो भी आप देखने वाले हैं वो आप सिर्फ देखें नहीं बल्कि महसूस भी करें। क्योंकि महसूस करने से ही पता चलता है कि फलां शख्स जो डूब के मर गया कितने गहरे पानी में डूब के मरा। कभी कभी मैं सही और गलत में तफरीक करने में फंस जाता हूँ, जैसा कि आज़ादी इज़हार राय ठीक है या गलत, और अगर ठीक है तो लोगों को इससे क्या मसला है? क्यों कहीं पे भी बैठा एक शख्स अपनी आज़ादी एक्सरसाइज करता है और दुनिया के हर कोने में बैठे लोगों की चीखें निकल जाती हैं? क्या इस क्यों का जवाब है तुम्हारे पास? तो क्या ये सब डिस्कस करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था? क्यों? तुम इस टॉपिक पर बात नहीं करनी? हाँ, लड़कियों को सिर्फ मेकअप, फैशन और गॉसिप से फुर्सत मिले तब ना। नहीं, ऐसा नहीं है आदम कि मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी, लेकिन मुझे खदशा है अगर हमने इस इख्तिलाफी टॉपिक पर बात की ना तो फिर बात दूर तक जा सकती है, इतनी दूर के तुम नाराज भी हो सकते हो। ओहो, नहीं होता नाराज, तुम बेधड़क होकर बात करो, ठीक है? चलो तो फिर सुनो, ये मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब देखो ना, तुम
मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो, लेकिन तुम मुझे अपने बराबर नहीं समझते हो। और तुमने कितनी कहानियां फैला रखी है कि खुदा ने मुझे तुम्हारी पसली से पैदा किया ताकि वो तुम्हारे लिए तस्कीन के असबाब पैदा कर सके। ओ हेलो 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 रिलैक्स, हेलो। मैंने ऐसा कब कहा? फजूल में मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। देखा देखा, तुम बिगड़े हो ना। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम बिगड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि तुम मुझ पर एक ऐसा इल्जाम लगा रही हो जो मैंने कभी कहा ही नहीं। चलो कुछ देर के लिए तुम्हें हजरत आदम और मुझे अम्मा हवा समझ, और फिर हम मिलकर तुम्हारे और मेरे इल्म के मुताबिक जायजा ले लेते हैं तारीख का। शायद तुम्हें मेरी बात समझ आ। और हाँ, शायद जिस क्यों का जवाब तुमने मुझसे मांगा था ना, हमें वो भी मिल जाए। तो क्या कहते हो? हाँ चलो ठीक है। अच्छा, तो जब तुम्हें और मुझे पैदा किया था, यानी बनी नौ इंसान की शौरी दुनिया का आगाज हुआ, तो उस वक्त तो जिस्मानी ताकत ही असल ताकत थी। और जैसा कि अभी भी तुम मुझसे जिस्मानी तौर पर ताकतवर हो, ऐसा ही चलता रहा। फिर नस्ल दर नस्ल अपनी इसी ताकत के ज़ोम में तुम जो चाहते थे वो करते आए, और फिर हमारी नस्ल इतनी बढ़ गई कि दुनिया के मुख्तलिफ बड़े आज़मों में फैल गई और कौमों की सूरत इख्तियार कर ली। और फिर ताकत के जोर पर जो चीज चाहिए वो हासिल कर ली, और इसी तरह कौमों के अरूज और ज़वाल होते रहे। लेकिन जो कौम ताकत में होती, वो तो अल्लाह के बनाए हुए कवानीन को भी चैलेंज कर लेती। वैसे बाज नहीं भी करती, लेकिन बेशतर औकात तो ऐसा ही होता रहा। और फिर एक ऐसी दुनिया ने जन्म लेना शुरू किया जिसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं या एज ऑफ साइंस बोलते हैं। इसमें मगरिब ने पूरी दुनिया को ऐसा पिछाड़ा कि ताकत का मंबा यकसू तब्दील हो गया। और फिर वर्ल्ड वार 2 के बाद जो इस जंग के फातिहीन थे ना, उन्होंने इस दुनिया को एक ऐसा मैकेनिज्म दिया जो आज फिक्री गलबा हासिल किया। फिर वो यूनाइटेड नेशन हो, FATF हो, वर्ल्ड बैंक हो, या जितने भी इस तरह के इदारे, ये सब के सब वर्ल्ड वार 2 के जो वेक्टर्स है ना, उन्हीं के हाथ निकट हुए। फिर आज़ादी इज़हारे राय हो या तख्लीक़े कायनात, इन सबको मगरिब का अता करता फिक्री गलबा हासिल है। हम यहाँ पाकिस्तान में बैठकर तख्लीक़े कायनात की तोजी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ मगरिब के इस फिक्री गलबा के कायनात तो साथी तौर पर वजूद में आई। एक काउंटर में कोई इंसानियत है ही नहीं। हाँ, लेकिन कुरान तो तख्लीक़े कायनात पर बात करता है निहायत फिक्री और अकली तरीके से। हाँ, लेकिन इस दुनिया को चलाने वाले, या यूं कहा जाए दूसरी जंग अज़ीम के फातिहीन, कुरान को नहीं मानते ना। कितना जालिम है ना इंसान, बिल्कुल वैसा जैसा कुरान ने इंसान के बारे में बताया। तो क्या? और हमने ये मानत, यानी ये दुनिया, ज़मीन और आसमान और पहाड़ों के सामने पेश की, तो उन्होंने इसको उठाने से इनकार कर दिया और इस यानी इम्तिहान से डर गए। लेकिन इंसान ने इसको उठा लिया, और हकीकत यह है
कि वो बड़ा ही जालिम और जज्बात से मगलूब हो जाने वाला। वैसे हवा, आई एम रियली सरप्राइज टू नो कि तुम्हें इतना सब इल्म है, ना हमारे यहाँ लड़कियों को ऐसी बातों का इल्म नहीं होता जिस तरह की बातें तुमने अभी मुझे बताई। अगर ऐसा है तो आओ तुम्हें और हैरान करूं। एक लड़की की कहानी सुना जो सिर्फ बातों की हद तक नहीं रही, प्रैक्टिकली भी एक निहायत नोबल कोर्स से काम करे। हाँ, वो कौन है? Her name is Alize. She is a journalist, but mainly she is working for the refugees and homeless people. She is my teacher, and I really admire her. ये 2006 या 2007 की बात है, जब एक वाक़ये ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। उन्होंने जिंदगी जीने की वजह ढूंढी। इस तरह का डेटा तुम्हें इंटरनेट से मिल तो सकता है, फिर क्यों तुम खामखा धक्के खाना चाह रही हो? Mom, I have told you, I need raw data for my project. Why don't you understand? My career depends on it. दफा करो बेटा, क्या करोगे तुम करियर बना के? तुम्हारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। तुम्हारे डैड की इतनी बड़ी फर्म है, वो इतने बड़े लॉयर हैं, तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे नहीं करना था लॉ प्रैक्टिस। Dad pushed me to do it, but मुझे नहीं करना था लॉ प्रैक्टिस। अरे भाई क्या बातें हो रही हैं सुबह सुबह? This is not fair, Dad. You guys should stick to your promise. Dad, आपने खुद कहा था कि बस लॉ पढ़ लो और फिर जो करना हुआ कर लेना। और मैंने पढ़ा कि नहीं? Yes बेटा, you did. Yes, I did. Even I had no interest, मैंने फिर भी पढ़ा। और अब जब मैं अपनी मर्जी से कुछ करने लगी हूँ तो you guys keep objecting. ओहो बेटा, किसने ऑब्जेक्ट किया है? You said you want to study journalism. I said okay, didn't I? Yes, you said okay, but what about mom? What about? Ask yourself. अरे भाई, मैं तो बस इतना कह रही थी कि क्या जरूरत है नौशहरा जाने की, जब इस तरह का डेटा इंटरनेट से मिल सकता है। Mom, if it was that easy, तो मैं US से पाकिस्तान क्यों आई हूँ? हमें वहाँ ओरिजिनल डेटा कलेक्ट करना होता है। Mama, please make her understand. मुझे इतनी मुश्किल से शेल्टर होम से परमिशन मिली है और अभी डेटा कलेक्ट करके मैंने प्रोजेक्ट पे भी काम करना है। I have no time to waste in such debates. बेगम साहबा, क्या है? यो बेटी तैयार है। अरे हलीमा, अरे जाने दो ना उसको। वैसे भी ये अली बख्श और गार्ड्स आ तो रहे हैं साथ। She will be all right. अच्छा भाई, जो मर्जी करो। मेरी तो ना किसी ने तब सुनी थी जब 5 साल पहले इकलौती बेटी को भेज दिया अमेरिका पढ़ने, और ना मेरी कोई अब सुनेगा। वो होते नीना, मेरी बहन, उसके बच्चे नहीं पढ़ रहे यहाँ पे। अरे आपके बहन भाइयों के बच्चे भी तो यही पढ़ रहे हैं ना। लेकिन नहीं, हमें तो अमेरिका के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। अरे अगर अमेरिका जाके भी पाकिस्तान आना था रिसर्च करने, तो क्या जरूरत थी अमेरिका जाने की? Mom, can I go? हाँ बेटा जाओ। अच्छा एक मिनट रुको। अरे बस क्या नाम था उस लड़की का जो कभी कभी हमारे घर काम करने आया करती थी? वो भी तो किसी कबायली इलाके से ही थी ना। हाँ बेटा, तुम उसका इंटरव्यू कर लो, उसकी स्टोरी भी पढ़ी। Mom, for God's sake, क्या हो गया है आपको? अरे बेटा सच्ची कह रही हूँ। ताउन अली बख्श, क्या नाम था उसका? बेगम साहबा, वो वज़ीरिस्तान वाली। अच्छा भाई, I have to go now. Dad, please, आप चले गए तो मॉम मुझे जाने नहीं देंगी। हलीमा, जाने देना इसको। See you बेटी। Dad, बेगम साहबा, उनका नाम गालबन बजीरा सी। हाँ बसीरा, बेटा ऐसा ही कुछ नाम था उसका। बेटा तुम उसका इंटरव्यू कर लो। बेटा मैं सच्ची कह रही हूँ, तुम उसका इंटरव्यू कर लो बस। मॉम, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने मुझे जाने नहीं ना दिया आज, तो फिर मैं यूएस चली जाऊंगी, फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। अरे बेटा सुन तो लो, अगर तुम्हें उसका इंटरव्यू करके सेटिस्फैक्शन ना मिली तो चली जाना नौशहरा। आई वॉन्ट स्टॉप, आई प्रॉमिस। जानती हूँ मैं आपके प्रोमिसेस को। अच्छा एक मिनट, वो तो सही। अली बख्श, जाओ उस लड़की को लेकर आओ। बेगम साहबा,
वो किसी ने काम नहीं करती, उनकी हालत बड़ी खराब है। ते वो जी मेरी स्वानी है ना, उन्हें मैं दस्या वो आंदी पई सी कि वो आदे जे रिश्तेदारां नाल रहंदी सी ना, और आदे जे रिश्तेदारां नाल रहंदी सी ना, उन्होंने वो काट दिते ते ओनू रहंदी ओनू की सदे ने दारुल दारुल-अमान। हां उयो दारुल अमान है। दारुल अमान रहती है ते पागल भी होई फिरती है, बड़ी खराब हालत है। मॉम, इस्लामाबाद तो सेफ है और दारुल-अमान पास ही तो है। मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन अलीबख्श और गार्ड साथ जाएंगे। ओके फाइन, प्रॉमिस? हाँ बाबा प्रॉमिस। देख लो अलीबख्श, छोटी बेगम को ना, अरे खबरदार जो तुम नशेरा गई। अलीबख्श इसकी कोई बात ना मानना, वरना ठीक बीबी जी बुलाती हूँ मैं उसको। और हाँ, याद रहे उसके साथ बातचीत करते वक्त कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी और टच वगैरह तो बिल्कुल नहीं। अलीबख्श, क्या नाम बताया था तुमने लड़की का? बीबी जी ओंदा नाम मैंने खुद नहीं पता, मैं दानू कदों दस्या? ओहो, इसका नहीं, हमारी मुलाजमा का। जी मदीना सी। लीजिए, ये बीबी अमेरिका से आई है, कुछ बात करना चाहती है तुमसे। आए हाय, है डरना वरना नहीं है, कुछ नहीं कहेंगी तुम्हें वो। सॉरी। या अल्लाह, अभी सफाई की थी मैंने। चीन दाने काथा काथा मुंह खनी करे। ओए मदीना ओए ओ बीबी जी ओंदा हाल की हो गया? ओए बड़ी चंगी भली हुंदी सी ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘੜੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਮਦੀਨਾ ਨਹੀਂ ਬਜੀਨਾ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ अब वकील साहब के घरे तो काम करना आती से याद आई। और बीबी जी मैं तो लगता है पागल के नाल बोली भी होगी। अरे अलीबख्श, उसे बैठने तो दो और मुझे बात करने दो। ठीक है। वजीरा, बैठ जाओ इधर। मैं तुमसे थोड़ी देर बात करने के लिए आई हूँ। वजीरा, बैठ जाओ आराम से। अगर तुम आराम से सुकून से बैठ जाओगी तो हम अच्छे से बात कर सकते हैं। अच्छा तो बीबी तुम रुको मैं साथ चले आया। नहीं नहीं अलीबख्श, रुक जाओ। अभी वो बात नहीं करना चाहती, सो लेट हर बी। हम कल फिर आ जाएंगे। बोले मोर आ रहा पैसे। वजीरा, कैसी हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े और कुछ चॉकलेट्स लेकर आई हूँ। अगर तुम किसी दिन ये कपड़े पहनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और तुम खुद भी बहुत अच्छी लगोगी इस सूट पे। मैंने अपने लिए भी बिल्कुल ऐसा ही एक सूट लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बेटा? तो क्या कुछ कहा उसने? नहीं। अच्छा फिक्र मत करो, कह ले। Oh, you know what?
आपकी आंखों में काली आंखें, ऐसी आंखें जिनमें कोई उम्मीद ना हो, which are hopeless. You know what? When we are angry at someone, तो हमारी आंखों में दुख होता है, शिकायत होती है। आज जब मैंने उसे वो कपड़े और चॉकलेट्स दिए, तो उसने पहली बार मेरी तरफ देखा और मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने कोई मीनिंगलेस बात बोली हो। देखा बेटा, कौन से तुम परेशान रह लेके उनको बीमार कर लोगी। मॉम, इन जैसी ना जाने कितनी हजारों हैं और ये सोच मुझे मजीद परेशान करती है। देखा बेटा, दिस वॉज वन ऑफ द रीजन जो मैं तुम्हें नौशहरा जाने से मना कर रही। खैर, यहाँ तो ऐसी एक है, वहाँ न जाने ऐसी कितनी हो। लेकिन मैं फिर दारुल जमान जाऊंगी कल। वार्डन से कहूंगी कि वो उसे आके रहने दे। इस तरह मैं उसका बेहतर ख्याल भी रख सकूंगी और उसकी स्टोरी भी जान लूंगी। चलो बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। वजीरा, मुझे पता है तुम जिस सिचुएशन से गुजरी हो वो बहुत मुश्किल है। मैंने अली बख्श और वार्डन वगैरह से इंफॉर्मेशन गैदर की है कि किस तरह ड्रोन अटैक्स की वजह से तुम्हें वजीरिस्तान छोड़ना पड़ा और किस तरह तुम शेल्टर होम की जिंदगी से तंग आ गई क्योंकि तुम में खुददार लड़की थी और एड भी नहीं लेना चाहती थी, और किस तरह इस्लामाबाद अपने दूर के रिश्तेदारों के पास रहने के लिए आए और खुद मेहनत करना शुरू की। लेकिन अब तो तुम यहाँ सेफ हो ना? तो लगे चीज महफूज पा दके खानम था। वजीरा, मुझे पश्तो समझ नहीं आती और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम और कितने दिन तक मेरे जज्बात से खेल के और अपनी ये रिसर्च पूरी करके अमेरिका चली जाओगी। और अगर तुम्हें ये लगता है ना कि तुम पहली हो जो मुझसे मेरी ये कहानी जानने आई है, तो तुम गलत हो, क्योंकि यहाँ तो रोज कोई ना कोई हमें अजियत पहुंचाने आ जाता है। इसीलिए अपना और मेरा वक्त जाया ना करो बीबी, और जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना। वजीरा, मेरी बात तो सुनो। वजीरा, मुझे अंदाजा है तुम्हारी सिचुएशन नहीं है। मुझे पता है। कुछ पता नहीं है तुम्हें। तुम मेरी बात क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? बीबी तुम जाओ यहाँ से। मुझे यार प्लीज प्लीज वार्डन को कुछ मत बताना। मैंने जानबूझ के नहीं किया। अल्लाह का वास्ता वार्डन को मत
उठो उठो वजीरा, यहाँ बैठो। मैं आज यहाँ तुमसे तुम्हारी कहानी पूछने नहीं आई थी, बल्कि तुम्हें सुनने आई थी। लास्ट टाइम तुमने कहा था कि यहाँ रोज कोई ना कोई आता है और तुमसे तुम्हारी कहानी सुनता है। तो मैंने घर जाकर बहुत सोचा इस बारे में, और मुझे मेरी ही एक बात ने सबक दिया। मैं और मेरी दोस्त सायरा हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और बचपन से दोस्त थे। हम बचपन से ही एक स्कूल और एक कॉलेज में पढ़ते हैं। हमारे घर भी साथ साथ थे। हम एक जैसे कपड़े पहनते और एक जैसी चॉकलेट या आइसक्रीम शेयर करके खाते थे। यहाँ तक कि लोग कहते थे कि ये ट्विन सिस्टर्स हैं। हमारी कॉलेज की कैंटीन से सब मिलता था, लेकिन कॉलेज के बाहर रोड क्रॉस करके एक गोलगप्पे वाला था, जिसके गोलगप्पे मुझे बहुत पसंद थे। और क्योंकि मुझे पसंद थे तो सायरा को भी खाने पड़ते थे। हम रोज कॉलेज ब्रेक में रोड क्रॉस करके गोलगप्पे खाने जाते थे। एक दिन रोड क्रॉस करते हुए एक्सीडेंट हो गया। एक ट्रक आकर लगा। सायरा ने मुझे बचाने के लिए मुझे धक्का देकर दूर कर दिया और खुद वो लेकिन शायद जिंदगी की रीत अपने अंदर चलते रहने की ही फितरत रखती है। मेरी जिंदगी भी चल पड़ी। कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे सायरा नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। लेकिन फिर कोई जब मुझसे उस वाक्य के बारे में पूछता है तो ऐसे लगता है जैसे मैं दोबारा उस रोड पे खड़ी हूँ और सायरा मेरे सामने मर रही है। मैंने घर जाकर बहुत सोचा इस बारे में कि शायद तुम भी भूल जाती होगी, पर फिर मेरे जैसे या जैसा आकर तुम्हारे आपले ताजा कर देता होगा। इसलिए मैं आज यहाँ तुमसे तुम्हारी कहानी पूछने नहीं आई थी, बल्कि तुम्हें सुनने आई थी, तुम्हें गले लगाने आई थी, तुम्हारा दुख बांटने आई थी। अब मैं चलती हूँ, लेकिन मैं फिर आऊँ तुम्हें सुनने। तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन थी, सब कुछ जो तुम
खुदा हाफिज। तुम्हें पता है मेरे नाम का मतलब क्या है? सवाद की मलिका। मेरी माँ को सवाद से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन उसकी शादी वजीरिस्तान हो गई, और शादी भी ऐसी कि पूरे वजीरिस्तान के थे। और जब मैं पैदा हुई तो उसने मेरा नाम वजीरा रख दिया। मेरी माँ कहती थी, देखना वजीरा, तुम्हारे लिए सवाद से कोई शहजादा आएगा। दिन गुजरे, साल गुजरे, और मैं जवान हो गई। हम गांव की सहेलियां रोज पानी भरने चश्मे पे जाती थी। वहीं पर मैंने और आलमजेब ने एक दूसरे को देखा। और फिर मैं रोज पानी भरने के बहाने अपनी सहेलियों से पहले चश्मे पर चली जाती। जहाँ पर मेरी आलमजेब से मुलाकात होती। आलमजेब कभी कभी मुझे बहुत परेशान लगता। मैं वजह पूछती तो कहता, कुछ नहीं यार, मुझे डर लगता है कि मुझसे पहले वो तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा हाथ ना मांग ले, इसलिए परेशान हो जाता हूँ। ओए नेवला, पागल है, परेशान ना हुआ कर। तुझे पता तो है तेरा नाम मेरे नाम के साथ मंसूब है, बिला वजह परेशान हो जाता है। कुछ दिन तो मैं उसकी इसी बात पर यकीन करती रही, लेकिन फिर एक दिन उसने अपने माँ बाप के हाथ मेरे घर रिश्ता भेज दिया। जिस पर मेरे माँ बाप भी मान गए, लेकिन फिर जब आलमजेब मुझसे मिलता तो उसकी आंखों में वो उदासी मजीद नजर आने लगी, और एक दिन रोते हुए मुझसे कहने लगा, तुम तो जानती हो अफगानिस्तान में अमेरिका के आ जाने से मेरे कितने रिश्तेदार शहीद हो गए। और मेरा चचा दास भाई था जो मेरे बचपन का दोस्त था, वो भी शहीद हो गया है। बस यही बातें सोचकर मेरी आंखों में उदासी आ जाती है। उसकी यही बातें सुनकर मुझे अपने घर में होने वाली बातों का भी सर पैर मिलने लगा, क्योंकि ऐसी बातें मेरे घर में भी गर्दिश कर रही थी कि अमेरिका पाकिस्तान में भी कार्रवाई कर सकता है। हर गुजरते दिन के साथ मेरा पहाड़ी इलाका, जो कभी अपनी खूबसूरती और गुंजान फितरत से जन्नत का नजारा था, ऐसी चैन गोइयों से मशहूर होने लगा।
हमारा हाल भी बहुत जल्द अफगानिस्तान जैसा हो जाएगा। और फिर कुछ दिन में ये बातें सच साबित होने लगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। मगर कुछ लोग सिर्फ इस उम्मीद में कि हालात बेहतर हो जाएंगे वहीं पर, क्योंकि अपने घर को आर्जी तौर पर तालीम के लिए, कारोबार के लिए, सैर व तफरीह के लिए छोड़ना इतना मुश्किल नहीं होता जितना मुस्तकिल तौर पर वहाँ से कूच कर जाना होता है। खैर, कुछ दिनों में मेरी और आलमजेब की शादी तय पा गई। उस दिन मेरी माई मेरे पास आई और कहने लगी, मेरी बेटी, तुम आज कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें कहीं मेरी नजर ना लग जाए। अम्मा, माँ की नजर नहीं लगती। कैसे रहूंगी तेरे बगैर? मैं ही लूंगी जैसे दूसरी बेटियों की माएं रहती हैं। बारात वाले आ गए, मैं उनको देखती हूँ। उस दिन मेरी माई बहुत बिगड़ी हुई। पता नहीं उसको मेरी रुखसती रुला रही थी या अपनी माई की याद। जब इंसान खुद माँ या बाप बन जाता है ना, तो उसको अपने माँ बाप की कुर्बानियाँ बड़ी शिद्दत से याद आती हैं। ऐसा ही कुछ उस वक्त मेरी माई के साथ भी हो रहा था। उसको ये एहसास बड़ी शिद्दत से रुला रहा था कि वो किस तरह अपनी शादी के बाद अपने माँ बाप की याद को फरामोश कर
कि उस ड्रोन अटैक में 100 लोग मारे गए और कुछ का कहना था 120, लेकिन मेरा कहना था कि उस ड्रोन अटैक में मेरा पूरा गांव तबाह हो गया। क्योंकि किसी के घर के 5 लोग मारे गए, किसी के 4, और किसी के 3, और जिसका एक भी बचा तो उसने इंतकाम में बंदूक उठा ली और किसी ने खुदकुश हमले में खुद को उड़ा लिया। और ये वबा मेरे पूरे सूबे में फैल गई। नहीं नहीं नहीं, मेरा आलम है। नहीं
6 या 7 बजे तक। मेरी जिंदगी के रास्ते मेरे लिए आसान हुए ही थे कि चंद दिनों में वही रास्ते फिर से दुश्वार होने लगे कि जब बीवी तो 7 बजे घर आती थी, लेकिन उसका शौहर 2 बजे घर आने लगा। और मैं उसकी दरिंदगी का निशाना बनने लगी। इंसान जब मजबूर, बेबस और लाचार होता है ना, तब वो अपनी ऑप्शंस देखता है। मैंने भी सोचना शुरू किया कि कैंप वापस चली जाऊं, मगर वापस जाकर क्या, क्योंकि कैंप में लोगों की जिंदगी जमूत पजीर होती है। वहाँ जिंदगी चलती तो है, मगर खैरात से खैरात तक। और मेरे कौन से माँ बाप जिंदा थे जो मैं वहाँ बैठकर उनका इंतजार करती। और दूसरी ऑप्शन ये थी कि उस दरिंदे की बीवी को सब सच बता दे कि शायद औरत का दुख समझती है वाली ज़रबुल मिसल सच साबित हो जाए। और एक दिन मैंने ऐसा ही किया। उस दरिंदे की मौजूदगी में उस इब्लीस की सारी बात उसकी बीवी को बता दी। मुझे लगा कि ये बात उसको हैरत में डाल देगी, लेकिन मैं गलत थी। उस दिन एक पहाड़ी इलाके की मलका पर एक और इंकशाफ हुआ।
इस रास्ते में मुझे कुछ हमदर्द भी मिले जिन्होंने मरहम लगाने की भी कोशिश की। मगर एक घर से मुझे चोरी के इल्जाम में निकाल दिया गया क्योंकि मैं वहां के मालिक की जिस्मानी अतात पर बोल उठी थी। लोग अमीर थे, बात आगे ना निकले, इसीलिए मुझे जेल में कैद करवा दिया। वहां पर एक एनजीओ ने मेरा मुकदमा लड़ा। और उस दिन के बाद से मैं इसी दारुल अमान में हूँ। यहाँ दारुल अमान आने से पहले मुझे लगता था कि मेरा दुख बहुत बड़ा है, मगर दारुल अमान में आकर पता चला कि माँ, बाप, बहन, भाई, कॉमन सब रिश्ते होने के बावजूद भी हमारे मुआशरे की औरत बहुत
आदम और हव्वा से लेकर आज के इंसान तक एक ऐसी बुनियाद पर इस्तवार है कि जिसको इल्हामी किताबों और पैगंबरों से अलग कर दिया जाए तो अंधेरे में टांगक टोइयां मारने के मुतरादिफ है। आज दुनिया जिस मुहज़्ज़िब आलमी खाना जंगी का शिकार है, इसके फैसले खूबसूरत महलों के खूबसूरत और बावकार कमरों में किए जाते हैं, जिनमें बड़ी और कुशादा विंडोज पर मखमल और कमखाब से बने पर्दे लगे होते हैं और इन महलों से लेकर इन मुलायम पर्दों की कीमत वजीरा जैसे लोग चुकाते हैं। जिनका कसूर इससे ज्यादा नहीं कि वो जहां पैदा हुए वहां से तेल निकल आए या कोई और ज़खायर निकल आए या उनके आबाओ अजदाद किसी ऐसी जगह पर आकर बस गए जो मुस्तकबिल में तिजारती राहदारी बनने वाली। खैर, मेरा मकसद रास्ता हमवार करना है, आईना दिखाना नहीं। क्योंकि अपने से ताकतवर को अगर आईना दिखाया जाए तो वो उसी आईने को आपके मुंह पर मारकर आपके चेहरे के खदोखाल तब्दील कर देता है। बल्कि मेरा मकसद सिर्फ एहसास दिलाना कि 2020 के सर्वेस के मुताबिक वर्ल्ड वाइड 55 मिलियन रेफ्यूजीज हैं और अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो सीरिया 7.6 मिलियन, इराक 3.8 मिलियन, कॉन्गो 2.8 मिलियन, सुडान 2.2 मिलियन, साउथ सुडान 1.9 मिलियन और पाकिस्तान 1.4 मिलियन आईडीपीज। और जनवरी 2022 तक ये तादाद 100 मिलियन को भी क्रॉस कर चुकी है, जिसकी वजह परसिक्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेशन और ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसका सद्देबाब सिर्फ एक एड है, यानी इमदाद, जबकि इतने बड़े ग्रुप ऑफ पीपल के लिए मुल्की या बैनुल अक़वामी सतह पर कानून साजी होनी चाहिए, लेकिन इनको सिर्फ भीख का मुतलाशी बनाया जा रहा है। Like there's a phrase, injustice bears evil fruit.
इसी तरह ये एड रेप विक्टिम्स, डिसेबल्स, बॉम्बर्स और ए मॉब ऑफ इलिटरेट्स को पैदा कर रही है। क्यों किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती कि इनके लिए कानून साजी की जाए? खैर, आखिर में मैं बस यही कहूंगा कि हम समुंदर ना सही, बारिश की पहली बूंद ही बन सके। कुछ और नहीं, मिट्टी पर गिरकर एक खुशगवार महक ही पैदा कर सके, डूबते हुए को बचाने वाला हाथ ना सही, तिनका ही बन सके। इंसाफ के तराजू का अदल ना सही, अदल का तसव्वुर ही दे सके। और इस तवील जुल्म पर मुहीत चौदहवीं का चांद ना सही, झुकनू ही बन सके। और इस सवाब की शहजादी की कहानी को नाम न सही, बिला उन्वान ही कर सके।